हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और हम आपका पूरा सिलेबस कवर करवा चुके हैं डिटेल्ड लेक्चर्स के थ्रू। लेकिन एग्ज़ाम से पहले पूरे सिलेबस की एक क्विक रिवीज़न बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा हो, वो आपको अच्छे से रिवाइज़ हो जाए, ठीक है? तो इन लेक्चर्स के थ्रू हम सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो उसके लिए हमने आपको डिटेल्ड लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। आप वहाँ जाइए और वहाँ से पढ़िए, ठीक है? तो हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर स्ट्रैटेजी ऑफ काइनेमैटिक्स के साथ। काइनेमैटिक्स क्या होती है बच्चों? ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं, ठीक है? और हमें पता नहीं होता है कि वो बॉडी मोशन में किस वजह से है, यानी कि हमें फ़ोर्स नहीं दी होती, हमें सिर्फ़ ये बता रखा है कि ये बॉडी है और ये मोशन के अंदर है, ठीक है? तो इस ब्रांच को हम जो इस मोशन की स्टडी करेगी उसको हम काइनेमैटिक्स बोलते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी बॉडी मोशन में है? तो यहाँ पे देखिए, ये 2 टर्म्स लिखी हुई है, परसीव्ड मोशन और इन्फ्रारेड मोशन। परसीव्ड मोशन क्या होता है? हमारी बॉडी के पास में 5 सेंसेस होती है, ठीक है? इनमें से क्या है? हमारे पास आइज़ है, ईयर है, टंग है, स्किन है और 5वीं कौन-सी होती है? आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? तो जब हम इन सेंसेस के थ्रू हमारे ब्रेन के अंदर सिग्नल जाता है कि ये बॉडी अभी मोशन के अंदर है। मान लो कि एक गाड़ी जा रही है, यहाँ से यहाँ और हम यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं, तो हमारी आँखों ने क्या सेंस किया कि एक गाड़ी जो पहले यहाँ पे थी, थोड़े टाइम बाद में वो यहाँ पे पहुँच गई। तो इससे हमारा ब्रेन क्या कंक्लूड करेगा कि ये जो गाड़ी है, ये मोशन के अंदर है, ठीक है? इसकी पोज़ीशन लगातार चेंज होती जा रही है। तो कुछ किसी बॉडी का मोशन अगर हम अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, तो इस टाइप के मोशन को हम परसीव्ड मोशन बोलेंगे, ठीक है? और इन्फ्रारेड मोशन क्या होता है बच्चों? जहाँ हमें डाटा दिया हुआ होता है। डाटा इन द सेंस कि टाइम जब हमारा 0 सेकंड था, ठीक है? यानी कि टाइम अभी शुरू हुआ है, उस टाइम पे हमारी जो बॉडी है वो इस पोज़ीशन पे है, ठीक है? ये इनिशियल पोज़ीशन हो गई। फिर इन्होंने दूसरा डाटा क्या दिया कि जब टाइम हो गया 5 सेकंड, ठीक है? यानी कि 5 सेकंड बाद ये जो बॉडी थी, ये 10 मीटर आगे डिस्प्लेस हो जाती है, यानी कि यहाँ पे पहुँच गई। तो हमें क्या डाटा मिला कि जब टाइम 0 सेकंड था, तब बॉडी हमारी 0 मीटर डिस्टेंस पे थी, यानी कि इनिशियल पोज़ीशन पे थी। 5 सेकंड बाद बॉडी हमारी 10 मीटर डिस्टेंस आगे डिस्प्लेस हो गई है, ठीक है? यहाँ पे पहुँच गई है। तो इस चीज़ से क्या कन्क्लूज़न होता है कि टाइम 0 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में बॉडी ने एक जगह से दूसरी जगह तक मूव किया है, यानी कि वो बॉडी मोशन के अंदर थी, ठीक है? इसमें हमारी सेंसेस का यूज़ नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ़ हमें डाटा दिया गया था कि इस डाटा पॉइंट्स पे गाड़ी यहाँ पे थी, इस डाटा पॉइंट्स पे वो बॉडी यहाँ पे पहुँच गई, तो इसका कन्क्लूज़न ये निकलता है कि वो मोशन के अंदर थी, ओके? तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? इंफ्रारेड मोशन, जहाँ हमें सिर्फ़ डाटा दिया गया हो, ओके? अब इसमें क्या है बच्चों, हमारे पास 2 सिनेरियोज़ दे रखे हैं। इसमें एक सिनेरियो में तो क्या है कि अ, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर किसको बोलेंगे हम? जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हो, ओके? ऑब्जर्वर हमारा बाहर खड़ा है और रोड पे बस मूव कर रही है, ठीक है? उसकी बस की वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। तो ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि ये जो बस है ये मोशन के अंदर है और इसकी स्पीड ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है? जब ऑब्जर्वर हमारा एक्सटर्नल हो, ठीक है? बाहर खड़ा है ऑब्जर्वर। लेकिन सेकंड सिनेरियो में ऑब्जर्वर हमारा इंटरनल है, ठीक है? यानी कि बस के अंदर ही बैठा है हमारा ऑब्जर्वर। तो इस ऑब्जर्वर के लिए सामने वाला पैसेंजर जो होगा, वो क्या है? रेस्ट पे है, ठीक? टाइम 0 सेकंड पे देखोगे तब भी दोनों पास-पास बैठे हैं, 5 सेकंड बाद देखोगे तब भी दोनों पास-पास ही बैठे हैं, 10 सेकंड बाद देखोगे तब भी दोनों पास-पास बैठे हैं, ठीक है? यानी कि इसकी पोज़ीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि जो ऑब्जर्वर के कोरेस्पोंडिंग हमारा जो ये जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0, ठीक है? यानी कि ये मोशन के अंदर नहीं है, ये अपनी उसी पोज़ीशन पे बना हुआ है, ओके?
लेकिन अगर ये ऑब्ज़र्वर हमारा बाहर किसी चीज़ को देखेगा, ठीक है? बस से बाहर, जैसे कि ये रोड के साइड में पेड़ लगा हुआ है, जब ऑब्ज़र्वर इस पेड़ को देखेगा तो पेड़ उसे पीछे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है? बस हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो पेड़ उसको अपोज़िट डायरेक्शन में पीछे जाता हुआ दिखेगा, यानी कि पेड़ उसको मोशन के अंदर दिखेगा। जिस चीज़ के रेफ़रेंस में हम मोशन को देख रहे हैं, उसका अफ़ेक्ट पड़ता है। अगर ऑब्ज़र्वर हमारा बाहर खड़ा होके इस बस को देख रहा था, तो इस बस के अंदर जितने भी पैसेंजर बैठे हुए हैं, सभी के सभी मोशन के अंदर है, ठीक है? और जिस स्पीड से बस चल रही होगी, उसी स्पीड के साथ में ये पैसेंजर भी चल रहे होंगे, ओके? लेकिन अगर ऑब्ज़र्वर हमारा एक्सटर्नल ना होके इंटरनल हो, ठीक है? अंदर ही बैठा है बस के अंदर, तो उस ऑब्ज़र्वर के लिए बाकी सारे जो पैसेंजर्स होंगे, वो सारे के सारे रेस्ट पे होंगे क्योंकि वो सब उसके साथ सेम स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है? तो उस पैसेंजर को क्या लगेगा कि बाकी सारे पैसेंजर एक ही जगह पे स्टेबल है और वो रेस्ट पे है। लेकिन अगर वो ऑब्ज़र्वर बाहर देखेगा खिड़की से बाहर, तो बाहर की चीज़ें उसे मोशन के अंदर दिखेगी और अपोज़िट डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखेगी, ठीक है? तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि किस रेफरेंस के थ्रू हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं, ओके? अब इस रेफरेंस की हमें ज़रूरत कैसे है? जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है बच्चों कि इस पॉइंट पे हमारा क्या है? रेलवे स्टेशन और इस पॉइंट पे हमारा क्या है? स्कूल। दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का गैप है, ओके? तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बच्चों, वो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम फर्स्ट रेफरेंस लेके चलें रेलवे स्टेशन को, ठीक है? रेलवे स्टेशन को अगर हम ओरिजिन माने 0, तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हमारा विलेज स्कूल है और किस डायरेक्शन में? हमारी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ओके? तो नॉर्थ की डायरेक्शन में 2 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा, तो हमारा क्या आएगा? विलेज स्कूल, ओके? ये कब आया? जब हमारा जो रेफरेंस था, वो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे, ठीक है? ओरिजिन 0, वहीं अगर हम अपना रेफरेंस चेंज कर दें और विलेज स्कूल को हम अपना रेफरेंस बना लें, यानी कि इसको अगर हम ओरिजिन बोलें, तो इस केस में हमारा जो रेलवे स्टेशन होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर दूर और किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में, ठीक है? तो डायरेक्शन का चेंज आ गया। मैग्नीट्यूड अभी भी उतना ही रहेगा 2 किलोमीटर दूर। डायरेक्शन का चेंज आ जाता है रेफरेंस के थ्रू। लेकिन ओवरऑल अगर हम आंसर की बात करें, तो पूरा न्यूमेरिकल हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी रेफरेंस लेके सोल्व कर सकते हैं। फाइनल आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शिफ्टिंग द ओरिजिन शिफ्ट्स द कोऑर्डिनेट्स। ओ ओरिजिन अगर हम चेंज करेंगे तो सिर्फ़ कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे बच्चों, फिज़िकल रियलिटी चेंज नहीं होगी। जैसे कि अ, अगर हम ओरिजिन को रेलवे स्टेशन से उठा के विलेज स्कूल पे लेके गए तो सिर्फ़ अ, डायरेक्शन चेंज हुई, नॉर्थ से साउथ हो गई, लेकिन जो बीच का डिस्टेंस था, वो अभी भी 2 किलोमीटर ही रहेगा, ओके? एक ही सॉल्यूशन के अंदर बार-बार रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में हमने जो रेफरेंस माना है, पूरे सॉल्यूशन के थ्रू हमें वही रेफरेंस लेके चलना होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है, वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट कांसेप्ट पढ़ते हैं बच्चों, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे डिस्टेंस को पाथ लेंथ लिखा हुआ है। डिस्टेंस और पाथ लेंथ सेम ही चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट अलग होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों? शॉर्टेस्ट पाथ। छोटे से छोटा जो रास्ता पॉसिबल हो सकता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ओरिजिन से स्टार्ट होके कोई बंदा ए पॉइंट तक गया, ठीक है? और ए पॉइंट से वो फिर सी पॉइंट पे वापस आता है, ठीक है? तो इस टाइम पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है? कितनी पाथ लेंथ कवर की उसने। तो क्या आएगा बच्चों, पहले वो ओरिजिन पे था, वहाँ से वो ए पे गया, ए से फिर वो सी पे आता है। तो ओरिजिन से लेके ए तक डिस्टेंस कितना हमारा 60 किलोमीटर और ए से सी तक का डिस्टेंस कितना बनेगा बच्चों? तो 10, 10-20, 10-30 और 5 35, ठीक है? तो 60 प्लस 35 किलोमीटर हमारा क्या बना टोटल पाथ लेंथ और इसको हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस, ओके? तो
उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 95 किलोमीटर टोटल। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पास पाथ कैसे निकालोगे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जितना भी गैप है, उसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। तो इनिशियल पॉइंट क्या था बच्चों? बॉडी ने कहाँ से स्टार्टिंग की? ओरिजिन से। और कहाँ पे आके रुकी वो? फाइनल पॉइंट क्या है उसका? सी, ठीक है? तो ए, ओ और सी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है बच्चों? ये वाला। और ये कितना है? 25 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी बच्चों? 25 किलोमीटर। अब डिस्टेंस होता है बच्चों स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है? दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन वेक्टर के पास में डायरेक्शन होती है, स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होती और डायरेक्शन चेंज होने से वो क्वांटिटी चेंज हो जाती है। अब जैसे कि अ, ये जो बॉडी थी हमारी, पहले इसको साफ कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इस केस में हमारी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होके पहले ए पॉइंट तक जाती है। तो इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चले, ठीक है? तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव वैल्यू में। कितना? प्लस 60 किलोमीटर। फिर बॉडी हमारी ए पॉइंट से वापस आती है सी पॉइंट पे, ठीक है? तो स्टार्टिंग में जो मोशन किया था, अब उसके अपोज़िट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो इस मोशन में हमारा मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 35 किलोमीटर और डायरेक्शन क्या है बच्चों? इनिशियल डायरेक्शन के अपोज़िट है। तो अगर हम इनिशियल डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चल रहे थे, तो अब ये मोशन अपोज़िट डायरेक्शन में होने की वजह से इसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे बच्चों। तो ये बन जाएगा हमारा -35 किलोमीटर। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, तो इनिशियल वाला हमारा प्लस 60 किलोमीटर और ए टू सी हमारा क्या बना बच्चों? -35 किलोमीटर, ठीक है? तो ये हमारा क्या आ जाता है बच्चों? प्लस 25 किलोमीटर। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट बन जाती है, ओके? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रोल है, डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन भी लेके चलने पड़ेंगे, प्लस 60 और -35 किलोमीटर। जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। बॉडी ओ टू ए में भी 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर कवर करती है और ए टू सी में भी वो प्लस का 35 किलोमीटर कवर करती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस नहीं है। तो 60 प्लस 35 क्या बन जाता है? 95 किलोमीटर, ठीक है? क्लियर है? अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप हमारे डिटेल्ड लेक्चर सीरीज़ जो है उसको देखिए और वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। अब बच्चों अगर बॉडी हमारी ओ पॉइंट से स्टार्ट होके ए पॉइंट तक जाए और ए पॉइंट से वापस अगर वो ओ पॉइंट पे आ जाए, तो इस केस में डिस्टेंस तो उसने पूरा कवर किया है, ओके? पूरा राउंड ट्रिप उसने कवर किया है, तो डिस्टेंस तो उसका पूरा है, कंप्लीट है। अगर ये ट्रैक 120 किलोमीटर का है, तो डिस्टेंस तो 120 किलोमीटर आ गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, तो बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट हुई थी और घूम के वापस ए पॉइंट पे आ गई, ओके? तो इस केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है उसका? सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी बच्चों? 0 किलोमीटर। ऐसे ही अगर हम बाइक राइड करते हैं तो जो मीटर होता है जिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। अगर हम भुवनेश्वर से नई दिल्ली जा रहे हैं, मान लो कि ऐसे-ऐसे घूम फिर के हमें नई दिल्ली पहुँचना है। यहाँ पे हमारी क्या है? न्यू दिल्ली और यहाँ हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे? भुवनेश्वर से। तो डिस्टेंस तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये पूरा जो रास्ता है इसकी जो लेंथ बनेगी बच्चों वो क्या बन जाएगा डिस्टेंस और भुवनेश्वर टू दिल्ली का डिस्टेंस जो होता है बच्चों वो 1850 किलोमीटर होता है। लेकिन वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या बनेगी बच्चों? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालोगे? कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इनको अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट कर दें ऐसे, ठीक है? तो ये हमारा क्या बनेगा? शॉर्टेस्ट पाथ। और ये जो डिस्टेंस आया था बच्चों 1850 किलोमीटर उससे छोटा ही आएगा।
ओके? तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चों, वो या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकती है या फिर उससे हमेशा छोटी ही होगी, ओके? डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती, या तो उसके बराबर होगी या फिर उससे छोटी होगी, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब अगर कोई बॉडी मोशन में है, तो टाइम के साथ में उसकी पोज़ीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पहले बॉडी हमारी यहाँ पे थी, कुछ टाइम बाद में वो बॉडी यहाँ पे आ गई, ठीक है? तो टी टाइम में बॉडी ने डी डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है और इस इसके चेंज होने के रेट को, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड क्या होती है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है? इसको हम स्पीड बोलेंगे। अब अगर जो डिस्टेंस में चेंज आ रहा है बच्चों, वो यूनिफ़ॉर्म हो, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे बॉडी, तो उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफ़ॉर्म मोशन। और अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी को यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है? टोटल हमने 4 सेकंड तक कवर करना है। तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 सेकंड, ओके? हमने इस पूरे डिस्टेंस को 4 टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया। अब फर्स्ट इंटरवल में हमारी बॉडी ने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? मान लो 2 मीटर कवर किया, ओके? अब नेक्स्ट सेकंड में भी उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। थर्ड सेकंड में भी हमारी बॉडी ने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। इसमें भी 2 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती जा रही है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफ़ॉर्म मोशन। और अगर ऐसा होता कि फर्स्ट टाइम इंटरवल में बॉडी हमारा 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। नेक्स्ट 1 सेकंड टाइम इंटरवल में बॉडी ने सिर्फ़ 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया। उससे नेक्स्ट में वो मान लो 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। ओके? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1-1 सेकंड का जो इंटरवल है, इसमें हमारी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। कभी 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, कभी 1 मीटर, कभी 3 मीटर। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है कि कभी तो बॉडी की स्पीड ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। एक यूनिफ़ॉर्म स्पीड से नहीं चल रही है वो। ओके? और स्पीड की डेफिनिशन क्या बनेगी बच्चों? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ऐसा यूनिट क्या होती है स्पीड की? मीटर पर सेकंड। और फ़ॉर्मूला अगर पूछा जाए तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, हमारा क्या रहेगा? स्पीड। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है आपकी बुक में, जिसमें फर्स्ट इंटरवल में क्या दिया हुआ है कि बॉडी 16 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 4 सेकंड में। अब उससे जो नेक्स्ट इंटरवल है, उसमें 16 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है वो 2 सेकंड के अंदर, ओके? तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है बॉडी की, कैसे करेंगे? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने? 16 + 16 32 मीटर, ओके? तो टोटल डिस्टेंस हो गया बच्चों 32 मीटर। और कितने टाइम में कवर किया उसने? 4 सेकंड फर्स्ट इंटरवल का, 2 सेकंड सेकंड इंटरवल का, टोटल टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? 6 सेकंड। तो टोटल टाइम हो जाएगा 6 सेकंड। तो स्पीड क्या आ जाएगी बच्चों? 32 डिवाइडेड बाय 6, 5.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है? स्पीड क्या थी बच्चों? एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? क्योंकि ये डिस्टेंस से रिलेटेड है। वहीं अगर इसकी वेक्टर एनालॉजी देखोगे, तो उसमें हमारी आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। जैसे स्पीड हमारी क्या थी? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों?
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ओके? अब दोनों में फ़र्क क्या है बच्चों? स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि स्पीड में डायरेक्शन का रोल नहीं है, जबकि वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन चेंज होती है बॉडी के मोशन की, तो वेलोसिटी में भी चेंज आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन के साथ में वेक्टर क्वांटिटीज़ चेंज हो जाती है। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब अगर हमारे पास किसी मोशन के अंदर हमें 2 वेलोसिटीज़ दे रखी हो कि थोड़े टाइम तक हमारी बॉडी v1 वेलोसिटी से चल रही थी, उसके बाद में बॉडी v2 वेलोसिटी से मूव कर रही थी। हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है कि एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी। तो v एवरेज अगर निकालना हो बच्चों, तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट वेलोसिटी प्लस में सेकंड वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ओके? तो यहाँ से हमें v एवरेज मिल जाएगा बच्चों। ये जो केस स्टडी दे रखी थी बच्चों, इसमें वाटर पूल है 90 मीटर लेंथ का। कोई स्विमर यहाँ से स्टार्ट होके पूरा कवर करके वापस आता है। तो ऐसे केस में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी बच्चों? ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, घूम के वापस ए पॉइंट पे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी बच्चों? 0। तो अगर उसकी वेलोसिटी देखोगे, एवरेज वेलोसिटी, तो उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है और उसको पूरा स्विम करके आने में जो टाइम लगा था 60 सेकंड, 0/60 करोगे तो बच्चों वेलोसिटी क्या बनेगी? 0 मीटर पर सेकंड। वहीं अगर इसकी स्पीड देखोगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 90 + 90 180 मीटर और टाइम कितना लिया उसने? 60 सेकंड। तो स्पीड उसकी क्या बन जाएगी बच्चों? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 180/60 3 मीटर पर सेकंड, ओके? अब अगर बात करें हम एक्सेलरेशन की, ठीक है? इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल वेलोसिटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो किस रेट से चेंज हो रही है, उस रेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सेलरेशन। और अगर फ़ॉर्मूला की बात करें, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? नेट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि v जो है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी है। ये किसी भी चीज़ को रिप्रेज़ेंट करने का तरीका है बच्चों, कि हम फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेज़ेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो अगर एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रही है, जब वो फाइनल पोज़ीशन पे पहुँची तब उसकी वेलोसिटी अगर v थी और इनिशियली उसने u वेलोसिटी से स्टार्ट किया था, तो u से v तक जाने में कितना टाइम लिया उसने? t टाइम। और स्पीड में कितना चेंज आया? v माइनस u, ठीक है? तो चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम हमारा क्या बनेगा? एक्सेलरेशन, ठीक है? तो एक्सेलरेशन को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर हम क्या बोल सकते हैं? चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, कि टाइम के साथ में स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन भी क्या है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें भी डायरेक्शन का रोल रहेगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो, यानी कि इंक्रीज़ हो रही हो, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन पॉज़िटिव और अगर जो चेंज अपोज़िट डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा। हमारे पास यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ था बच्चों बुक में, एग्ज़ाम्पल 7.4, ठीक है? राहुल अपनी साइकिल से जा रहा था, जब टाइम 0 सेकंड था, तब उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वो 30 सेकंड के बाद में उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है? और इस पॉइंट पे उसकी जो स्पीड थी बच्चों, वो थी 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में उसने यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन किया, यानी कि ब्रेक लगाई साइकिल में। और जब वो यहाँ पे एंड पॉइंट पे पहुँचा, तब उसकी स्पीड थी बच्चों 4 मीटर पर सेकंड। और जब स्टार्टिंग की थी उसने, तो इनिशियल पॉइंट पे उसकी स्पीड जो थी 0 मीटर पर सेकंड। यानी कि उसने राहुल ने जब अपनी साइकिल स्टार्ट करी, 0 से स्टार्ट करते-करते वो यहाँ इस पॉइंट पे जब पहुँचा पीक स्पीड पे, तब उसकी स्पीड जो थी 6 मीटर पर सेकंड थी। यहाँ से उसने ब्रेक लगाने स्टार्ट किए और एंड पॉइंट तक ब्रेक लगाते-लगाते उसकी स्पीड जो थी बच्चों, वो 4 मीटर पर सेकंड पे आ गई। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है इस केस में।
एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फर्स्ट केस में वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया? फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी थी? 6 और इनिशियल कितनी थी? 0। तो चेंज कितना आया बच्चों? 6 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम में ये चेंज आया? 30 सेकंड के अंदर। तो 6/30 सेकंड करेंगे, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों? 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके? और पीक स्पीड के बाद में उसने क्या किया? ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। ओके? इसको हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन की उसने, यानी कि अपना एक्सेलरेशन नेगेटिव किया उसने। तो यहाँ पे स्पीड में कितना चेंज आया बच्चों? फाइनल स्पीड क्या बनेगी यहाँ पे? 4। ये फाइनल है। 6 हमारी अब क्या हो जाएगी? इनिशियल स्पीड। तो 4 माइनस 6 करोगे तो -2 सेकंड का उसमें चेंज आया। और कितने टाइम में ये चेंज आया? 5 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा बच्चों? -2 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। तो ये बन जाता है बच्चों -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? तो एक्सेलरेशन पे अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो अब कर लोगे आप। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम ग्राफ बनाएं यूनिफॉर्म स्पीड का और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है बच्चों? जब हमारी स्पीड एक जैसी मेंटेन्ड रहे थ्रू आउट द मोशन। अगर हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो पूरे मोशन में हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन रखें। तो इस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे और स्पीड को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ओके? तो ऐसे केस में डिस्टेंस बाय टाइम का अगर हम ग्राफ बनाएं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चों। ओके? और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा थीटा, वो हमें क्या देगा? स्पीड। थीटा कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर बाय बेस, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, चेंज इन डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये क्या बन जाता है बच्चों? स्पीड। तो जो लाइन का जो स्लोप है वो हमें क्या दे रहा है बच्चों? स्पीड दे रहा है। वहीं अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो उसका ग्राफ कैसे आता है बच्चों? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का इस टाइप का आएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि अगर हम इस टाइम की बात करें तो इसने डिस्टेंस कवर किया था इतना। अब अगर नेक्स्ट टाइम की बात करें तो ये डिस्टेंस कवर कर रही है इतना। उससे नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे अगर हम देखें तो उसने डिस्टेंस कवर किया इतना। उससे नेक्स्ट टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस कवर कर रही है इतना। यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर हम देखें तो वो अनइक्वल लेंथ का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो उस वजह से हम इस मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके? और यहाँ पे भी अगर हम स्लोप निकालें, लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालोगे बच्चों? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पे। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा बच्चों वो क्या बनेगा? टैन थीटा। और इसकी वैल्यू हमें क्या देगी बच्चों? स्पीड। कहाँ पे? इस पॉइंट पे जो स्पीड होगी बॉडी की। ऐसे ही अलग-अलग पॉइंट पे हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। ठीक है? तो थ्रू आउट द मोशन हम देखेंगे कि जो स्पीड है बच्चों वो हमारी चेंज होती जा रही है। इस लाइन के लिए हमारी स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी, हर एक पॉइंट पे। तो उस केस में हमारी जो स्पीड है वो नॉन यूनिफ़ॉर्म है, क्योंकि वो चेंज हो रही है लगातार। और इस केस में हमारी जो स्ट्रेट लाइन है, इसमें हर एक पॉइंट पे हमारी जो स्पीड की वैल्यू रहेगी बच्चों वो सेम रहेगी, इसलिए हम इसको यूनिफ़ॉर्म स्पीड बोल रहे हैं। ओके? तो ये था डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ निकालें, तो यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी के केस में हमारे क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके? यानी कि किसी भी टाइम इंटरवल पे जब हम देखेंगे, तो हमारी स्पीड क्या है? सेम है।
अगर हम इसको माने 2 मीटर पर सेकंड, तो हर एक पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू क्या है? 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो हम इसको बोलेंगे यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफ़ॉर्म स्पीड। वहीं अगर हम यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, तो उस केस में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो आएगा वो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है? और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा बच्चों, थीटा, ये हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन, कि किस एक्सेलरेशन से हमारी स्पीड इंक्रीज़ होती जा रही है, ओके? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप था वो हमें क्या दे रहा था? स्पीड। स्पीड वर्सेस टाइम के ग्राफ में जो हमारा स्लोप आएगा बच्चों वो हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन, ओके? तो हमारा जो ग्राफ है बच्चों, वो क्या-क्या है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड को मैं लिख देता हूँ v से, ठीक है? और एक ग्राफ बन सकता है बच्चों एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका जो स्लोप होगा, वो हमें क्या देगा? वेलोसिटी या फिर स्पीड। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा बच्चों, वो हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन, ओके? अगर हम इनके एरिया निकालें, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, वो हमें क्या देगा बच्चों? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के हम अगर एरिया कैलकुलेट करें, तो एरिया जो है वो हमें क्या देगा बच्चों? डिस्टेंस। डिस्टेंस बोलें या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलें, वो देगा हमें, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो अ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसमें इस कर्व के अंडर जो एरिया है बच्चों, इस एरिया को अगर कैलकुलेट करो, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमें क्या देगी? डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में कर्व के अंडर जो एरिया है बच्चों, ये एरिया हमें क्या देगा? डिस्टेंस कवर्ड, ओके? तो ये एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा? डिस्टेंस कवर्ड। अगर हम इन लाइन्स का स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, ठीक है? तो ये चीज़ याद रहेगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये जो ग्राफ देखा था हमने, ये था एक्सेलरेटेड मोशन का। अगर डीएक्सेलरेटेड सिस्टम हो, यानी कि हम ब्रेकिंग अप्लाई कर रहे हैं हमारे व्हीकल के अंदर, तो उस केस में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा हमारा, वो थोड़ा इस टाइप का आएगा। इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। और ये जो ग्राफ दिखा रखा है बच्चों, वो वोलेटाइल सिस्टम है कि कभी बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में, कभी डीएक्सेलरेटेड मोशन में। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेटेड था, यहाँ से ये मोशन है, ये डीएक्सेलरेटेड मोशन है, ओके? नेक्स्ट हमारे पास क्या थी? इक्वेशन ऑफ मोशंस थी। 3 टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी हमने। कौन-सी होती है? एक तो होती है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इक्वल्स टू u प्लस at। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पोजीशन टाइम रिलेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ओके? तो ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है बच्चों, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। इनकी हेल्प से हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं काइनेमेटिक्स का। अब एग्जांपल 7.5 जो दे रखा था आपको, इसमें हम इन्हीं 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो इस एग्जांपल में हमें क्या दे रखा था कि कोई भी जो बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? 0। और रेस्ट से स्टार्ट होने के बाद में वो कितनी वेलोसिटी तक जा रही है? 72 किलोमीटर पर हावर की स्पीड तक जा रही है, ठीक है? किलोमीटर पर हावर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो कैसे करते हैं? ये हमारा 72 किलोमीटर पर हावर,
इसे हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है? तो किलोमीटर का मीटर कब बनेगा? 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, ठीक है? 1 घंटे के अंदर कितनी सेकंड होती है बच्चों? 60 इंटू 60, ठीक है? 1 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 मिनट, अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 कर देंगे, 1 घंटे में इतनी सेकंड्स। अब यूनिट को तो हमने कन्वर्ट कर लिया, ये बन गई हमारी मीटर पर सेकंड। नंबर क्या था? 72। और जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारा आ जाता है 20 मीटर पर सेकंड, ओके? और 0 से 72 किलोमीटर पर हावर की स्पीड अचीव करने में उसको टाइम कितना लगा? 5 मिनट। 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू 60 सेकंड, यानी कि 300 सेकंड, ठीक है? तो इतना टाइम लगा उसको। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि जब ट्रेन ने 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट होके 300 सेकंड के अंदर 20 मीटर पर सेकंड की जब स्पीड पकड़ी, ठीक है? तो एक तो किस रेट से उसने अपनी स्पीड चेंज की और इस रेट को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, यानी कि उस ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना था, वो निकालना है। और दूसरा हमें निकालना है कि इस टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है? तो एक्सेलरेशन तो कैसे निकालेंगे बच्चों? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ओके? चेंज इन वेलोसिटी कैसे आप निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू ए। और अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बच्चों? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो यहाँ पे हमारा v क्या है बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड। u क्या है बच्चों? 0। एक्सेलरेशन हमें निकालना है और टाइम कितना बच्चों? 300 सेकंड। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों? 20 डिवाइडेड बाय 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या होता है? 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके? और ये फ़ॉर्मूला भी हम इस इक्वेशन से बना सकते हैं। u को दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? v माइनस u इक्वल्स टू at। और a क्या आ जाएगा बच्चों? v माइनस u डिवाइडेड बाय t। तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ऐसे एक्सेलरेशन निकालो, चाहे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी हेल्प से एक्सेलरेशन निकाल लो। अब दूसरा जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। डिस्प्लेसमेंट बोल दें या फिर डिस्टेंस बोल दें, ठीक है? उसके लिए हम डिस्टेंस स्पीड रिलेशन का यूज़ करेंगे। 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी, कितनी थी वो? 20 मीटर पर सेकंड। u हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमने अभी-अभी निकाला है 1/15, ओके? बच गया क्या? s, वो निकल जाएगा। यह आ जाएगा 3000 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर। तो जब ट्रेन 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है, तब जाके उसकी स्पीड जो है 0 से 20 अचीव हो पाती है, ठीक है? 300 सेकंड के अंदर। ऐसे ही नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल क्या था? कार एक्सेलरेशन का 7.6 एग्ज़ाम्पल। इसमें इनिशियल जो वेलोसिटी थी, वो दे रखी थी 18 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, क्या आ जाएगा बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल जो वेलोसिटी दी है कार की, वो क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। और इनिशियल से फाइनल, यानी कि 18 से 36 की स्पीड पे जाने में उसको टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा बच्चों? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, वो निकाल लेंगे हम इस रिलेशन की हेल्प से, ओके? तो इसको सोल्व कर लोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों 37.5 मीटर।
ठीक है? चलें नेक्स्ट पे? ऐसे ही नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल जो 7.7 है, उसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। यानी कि उसमें हमें दे रखा है रिटार्डेशन कि जब हमने ब्रेक अप्लाई किए, तो जो रिटार्डेशन बना, वो बना -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और जो टाइम लगा स्टॉप होने में, टाइम लगा 2 सेकंड, ठीक है? अब गाड़ी स्टॉप हो गई है, यानी कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, वो क्या बनेगी बच्चों? 0, ओके? तो हमें पहले तो निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? उसके लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस at। v हमें पता है कि गाड़ी स्टॉप हो गई है, तो फाइनल क्या बनेगी? 0। u हमें निकालनी है, तो u को एज़ इट इज़ रख लेंगे। एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, कितना है? -6 पुट कर देंगे। टाइम, कितना टाइम लगा गाड़ी को स्टॉप होने में? 2 सेकंड का, ठीक? पुट कर दिया। तो u जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, ओके? अब गाड़ी जो है वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, फिर उसने ब्रेक लगाए, 2 सेकंड उसको लगा रुकने में, तो उस 2 सेकंड टाइम इंटरवल में गाड़ी कुछ डिस्टेंस भी तो कवर करेगी ना रुकने से पहले। उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। और वो कैसे निकालेंगे? इस रिलेशन का यूज़ करके। ऐसे हमें निकालना है, u हमने अभी-अभी निकाला है 12, t हमें पता है 2 सेकंड तक गाड़ी चली है रुकने से पहले, तो t हमारा 2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है -6, t हमें पता ही है 2, तो पुट कर दोगे, डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों 12 मीटर, ठीक है? यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 12 मीटर गाड़ी मूव कर जाएगी ब्रेक लगाने के बाद भी। तो अगर इस डिस्टेंस में कोई खड़ा होगा बंदा या कुछ भी, तो गाड़ी क्या हो जाएगी? उसके अंदर क्रैश हो जाएगी, ओके? तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि एक तो ओवर स्पीड मत करो, गाड़ी तेज़ मत चलाओ, और अगर तेज़ चलाते हो, तो जो ब्रेक है वो हमें बिल्कुल पास आके नहीं लगाने हैं, क्योंकि गाड़ी रुकने में टाइम लेती है। हमें थोड़ा दूर से ही ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे, ताकि हम एक्सीडेंट होने से बचें, ठीक है? गुड, चलते हैं फिर अगले पे। इसमें हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, कि अगर बॉडी ऐसे रेक्टेंगुलर पाथ में मोशन कर रही हो, ठीक है? तो उसकी स्पीड जो है बच्चों, वेलोसिटी जो है वो 4 बार चेंज होगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो 4 डायरेक्शंस हैं हमारे पास। पहले अगर हम माने कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है? तो हमारी बॉडी ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने लग गई, फिर वेस्ट डायरेक्शन में, और फिर साउथ डायरेक्शन में। तो 4 बार डायरेक्शन चेंज हुई है, तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो 4 टाइम्स आएगा। यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी कुछ अलग होगी, यहाँ पे हम उसको v2 बोलेंगे, अलग वेलोसिटी बन जाएगी, ये अलग वेलोसिटी होगी, ये अलग वेलोसिटी होगी, ठीक है? तो डायरेक्शन के हिसाब से हमारी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। ऐसे ही अगर हम हेक्सागन पाथ में अगर हमारी बॉडी मूव कर रही हो, तो इस केस में बॉडी की डायरेक्शन में 6 बार चेंज आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में भी 6 बार चेंज आएगा, ठीक है? ऑक्टागन में 8 बार चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी में भी 8 बार चेंज आएगा, ठीक है? ऐसे ही जैसे-जैसे हम देखो साइड बढ़ाते जा रहे हैं, पहले 4 साइड थी, 4 साइड से हमने 6 साइड की, तो थोड़ा-सा और सर्कुलर टाइप की स्ट्रक्चर हो गई। 6 से जब हम 8 साइड पे गए, तो थोड़ी और रिफाइंड सर्कुलर स्ट्रक्चर हो गई। ऐसे ही इस सर्कल को हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है? रेक्टेंगल में 4 साइड्स थी, हेक्सागन में 6 साइड है, ऑक्टागन में 8 साइड है। जैसे-जैसे हम साइड बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी स्ट्रक्चर क्या है? थोड़ी-थोड़ी सर्कुलर होती जा रही है, ठीक है? अगर हम परफेक्ट सर्कुलर की बात करें, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है? तो इसकी जो डायरेक्शन में चेंज आएगा, वो भी तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, ठीक है? अगर 8 साइड है, तो 8 बार डायरेक्शन में चेंज आया। अगर इनफाइनाइट साइड है, तो इनफाइनाइट बार डायरेक्शन में चेंज आएगा, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि इसके हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, सर्कल के अंदर। और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर उसके हर एक डायरेक्शन पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ओके?
तो यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें, तो जब कोई बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन में होगी, तो उसके हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों? अलग रहेगी। और वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि मोशन जो है वो एक्सिलरेटिंग मोशन है, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारा क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी में लगातार चेंज आ रहा है, तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है? तो जो सर्कुलर मोशन होता है बच्चों, वो एक एक्सेलरेटिंग मोशन होता है। अगर हम स्पीड की बात करें, तो स्पीड हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी, ठीक है? स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करती। अगर हमारा ये पॉइंट है, अगर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, तो इस पॉइंट पे भी 2 मीटर पर सेकंड रहेगी, इस पे भी 2 मीटर पर सेकंड रहेगी, ठीक है? हर एक पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू सेम रहेगी। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी स्पीड का अपग्रेडेड वर्ज़न है। मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन एक्स्ट्रा होगी वेलोसिटी के पास में। तो मैग्नीट्यूड में तो वेलोसिटी भी 2 रहेगी, हर एक पॉइंट पे। लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई, ओके? तो स्पीड यूनिफ़ॉर्म है हर एक पॉइंट पे, वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि जो मोशन है वो एक्सेलरेटिंग मोशन है। तो जो सर्कुलर मोशन होता है बच्चों वो एक्सेलरेटिंग मोशन होता है, ठीक है? और अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है? जितना उसका सरकम्फरेंस है 2 पाई आर और टाइम कितना लगा t, तो यहाँ से स्पीड क्या बन जाएगी 2 पाई आर बाय टी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये एक एक्सपेरिमेंट दिया होगा बच्चों आपकी बुक में, रिलीजिंग ए स्टोन फ्रॉम ए रोटेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है? इसमें एक बंदा खड़ा होके स्टोन को एक रस्सी की हेल्प से सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। तो बच्चों इस केस में जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसके पीछे कौन ज़िम्मेदार है? सेंट्रीपिटल फ़ोर्स। जो ये स्ट्रिंग है, इस पे एक फ़ोर्स लग रही है बच्चों, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फ़ोर्स। इस फ़ोर्स की वजह से जो पत्थर है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर पा रहा है। अब अगर बाय चांस मान लो कि इस बंदे के हाथ से रस्सी छूट गई, ठीक है? तो रस्सी छूटते ही ये जो पत्थर है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में भागेगा। जिस भी पॉइंट पे पत्थर होगा, उस पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उस डायरेक्शन में पत्थर मूव करेगा रस्सी छोड़ते ही। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे जो हम वेलोसिटी देखते हैं बच्चों, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। इस पे क्या लग रही थी? सेंट्रीपिटल फ़ोर्स और ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसको मौका मिला सेंट्रीपिटल फ़ोर्स से फ्री होने में, तो जैसे ही ये सेंट्रीपिटल फ़ोर्स से फ्री हुआ, ये फटाफट अपने वेलोसिटी की डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है? तो जिस भी पॉइंट पे पत्थर होगा उस टाइम पे और हमने स्ट्रिंग छोड़ दी, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, उस टेंजेंट की डायरेक्शन में पत्थर मूव करेगा आगे, ओके? ये एक्सपेरिमेंट तो आप अपने घर पे करके भी देख सकते हैं। एक पत्थर लेना, उसको रस्सी से बाँध लेना और उसको ऐसे गोल-गोल घुमाना। तो जब तक आपने रस्सी पकड़ी हुई है, तब तक वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। जैसे ही आप रस्सी छोड़ोगे, तो वो सीधा जाएगा, ठीक है? यानी कि जो सर्कल बना था, उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पहले सेंट्रीपिटल फ़ोर्स जो इसको सर्कुलर घुमा रही थी, अब वो सेंट्रीपिटल फ़ोर्स खत्म हो गई। उसके खत्म होते ही वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में भागेगा। सेम प्रिंसिपल पे जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, वो वर्क करती है, ओके? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इन सैटेलाइट्स पे एक फ़ोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फ़ोर्स और इनके पास खुद की एक वेलोसिटी होती है। ये वेलोसिटी सैटेलाइट्स को इस डायरेक्शन में मूव करवाती है, लेकिन सेंट्रीपिटल फ़ोर्स इनको मजबूर करती है ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए, ठीक है? अगर हम ये वेलोसिटी फाइंड आउट करें, तो कैसे करेंगे? यहाँ इस सर्कुलर मोशन का जो सरकमफ्रेंस बनेगा, वो क्या बनेगा बच्चों? लगभग 2 पाई आर और आर क्या होती है? 42,250 किलोमीटर और 2 पाई से मल्टीप्लाई करवा दो और सैटेलाइट पूरा पाथ कवर करने में जो टाइम लेती है, वो लेती है 24 आवर्स। तो जब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करोगे, तो ये लगभग 11,000 कुछ आ जाएगा बच्चों, किलोमीटर पर हावर। तो इतनी स्पीड से सैटेलाइट्स मूव करती है
टेंजेंशियल डायरेक्शन में, लेकिन अर्थ की वजह से लगने वाला सेंट्रीपिटल फ़ोर्स इनको सर्कुलर पाथ में बना के रखता है सैटेलाइट्स को, ठीक है? तो ये अर्थ के साथ-साथ घूमती रहती है, ओके? तो यहाँ पे बच्चों आपका इस चैप्टर की रिवीज़न खत्म होती है। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट बाकी हो, तो प्लीज़ आप हमारी जो डिटेल्ड लेक्चर सीरीज़ है, उसमें जाइए और वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हो कि अगर कुछ पॉइंट बाकी रह गया हो या कुछ आपके समझ में ना आया हो। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, लेकिन पेपर अच्छा करके आइए। ठीक है बच्चों? बेस्ट ऑफ लक।